गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है निर्धनता का दुष्चक्कर या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये हमने इससे पहले हमने इस पर 2 या 3 वीडियो लेक्चर बना लिए थे, तो उसमें हमने देखा था, थोड़ा सा मैं आपको इसके जो किया है पीछे उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें हमने देखा था कि निर्धनता का दुष्चक्कर है वो प्रोफेसर नर्कसे द्वारा दिया गया। उनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या। ये उनकी जो बुक है वो प्रकाशित हुई। तो इस बुक में नर्कसे ने बताया कि अल्प विकसित देशों का जो पिछड़ापन है उसके कई तत्व जिम्मेवार होते हैं। तो वो तत्व है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, चक्रीय रूप से जुड़े होते हैं। जैसे कौन कौन से तत्व? इन अल्प विकसित देशों में आय का स्तर कम होता है, आय का स्तर कम होने के कारण बचत और मांग की कमी होती है, बचत और मांग की कमी के कारण निवेश कम होता है, निवेश कम होने के कारण जो वहाँ पर पूंजी निर्माण की दर है वो कम रहती है, कम होती है। इस कारण उत्पादकता कम रहती है, उत्पादकता कम रहने के कारण फिर आय कम रहती है। तो ये सभी तत्व एक दूसरे का कारण भी है और परिणाम भी है और चक्रीय रूप से जुड़े रहते हैं। इसीलिए इसे निर्धनता का दुष्चक्कर या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। तो निर्धनता के दुष्चक्कर में हमने इसकी जो विशेषताएं हैं वो की थी डिस्कस। फिर हमने विभिन्न एस्पेक्ट देखे थे निर्धनता के दुष्चक्कर के। तो वो 3 एस्पेक्ट्स थे। एक था पूर्ति संबंधी दुष्चक्कर, दूसरा था डिमांड संबंधी दुष्चक्कर और तीसरा था पिछड़ेपन का दुष्चक्कर। पहला था निर्धनता का जो पूर्ति संबंधी दुष्चक्कर, दुष्चक्कर का पूर्ति पक्ष, सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल। सेकंड था डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल एंड थर्ड था विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। ये हमने तीनों दुष्चक्कर किए थे और इसके बाद हमने दुष्चक्कर के कारण भी एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या इस जो निर्धनता का दुष्चक्कर है इसको तोड़ा जा सकता है या नहीं। यदि तोड़ा जा सकता है तो कैसे, और जो प्रोफेसर नर्कसे ने निर्धनता का दुष्चक्कर दिया उसकी जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है। तो दुष्चक्कर को तोड़ने की आवश्यकता, ये प्रोफेसर नर्कसे ने बताया कि निर्धनता का ये दुष्चक्कर है, ये स्वतः सुधारक न होकर स्वतः स्थायी है। यानी कि इसमें अपने आप सुधार नहीं होगा। यदि हम कोई अर्थव्यवस्था या कोई देश प्रयास नहीं करेगा तो इसमें सुधार नहीं होगा, बल्कि यह अस्थायी होता रहेगा। तो नर्कसे के इस कथन से हमें पता चलता है कि इसे तोड़ने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो नर्कसे ने इसके लिए क्या क्या प्रयास बताए वो देखेंगे हम आगे। तो नर्कसे ने कहा कि निर्धनता का दुष्चक्कर स्वतः सुधारक न होकर स्वतः स्थायी है, यानी कि अपने आप इसमें सुधार नहीं होगा। इसे सुधार करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे इस निर्धनता के दुष्चक्कर को तोड़ने के लिए। और ये अपने आप तो ये और मान लो कन्फर्म होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ही किसी देश को गरीब बनाए रखेगा। इसलिए इस चक्कर को दुष्चक्कर का नाम दिया गया है, दूषित चक्कर कहा गया है। और इसका क्या अर्थ होगा कि निर्धन अर्थव्यवस्था है वो हमेशा के लिए
निर्धन ही बनी रहेंगी। और जो आज विकसित कहलाने वाले देश हैं जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, वो भी कुछ समय पूर्व अलग विकसित थे, परंतु इन देशों ने भी इस दुष्चक्र को तोड़कर अपना विकास किया है। तो निर्धनता के दुष्चक्र का समाधान हम देखेंगे, सॉल्यूशन। निर्धनता के दुष्चक्र का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? यदि अलग विकसित देशों को अपना आर्थिक विकास करना है तो इन्हें इन दुष्चक्र से इस दुष्चक्र से छुटकारा पाना होगा। और निर्धनता के दुष्चक्र के समाधान के लिए अलग विकसित देशों को 3 बातों का ही ध्यान रखना है। एक तो उनको अपनी जनसंख्या वृद्धि दर कम करनी चाहिए, उत्पादन की जो तकनीक है, पुरानी तकनीक यूज करते हैं वो, या श्रम प्रधान तकनीकें यूज करते हैं, उनमें सुधार करना चाहिए। आज की जो वैज्ञानिक तथा उन्नत तकनीकें हैं वो प्रयोग करनी चाहिए। और तीसरा कदम बचत की दर है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। तो 3 तत्वों का ध्यान रखना है। ये हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम डायग्राम को। हायर पर कैपिटा इनकम, ये किस चीज़ का परिणाम है, ये इस डायग्राम में हम आगे देखेंगे। तो इसके लिए कैसे क्या करना चाहिए? हायर पर कैपिटा इनकम, यहाँ लेंगे इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, और यहाँ भी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, और यहाँ लेंगे हम हायर सेविंग। ये लिया है हायर सेविंग। हायर सेविंग के कारण क्या होगा? हायर लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर अवेलेबल होगी। हायर लेवल ऑफ कैपिटल अवेलेबल होगी। हायर लेवल ऑफ कैपिटल होगी तो मोर प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम लेंगे मोर प्रोडक्टिविटी, और मोर प्रोडक्टिविटी होगी तो हायर पर कैपिटा इनकम। ये सप्लाई साइड की तरफ से है। डिमांड साइड की तरफ से हम लेंगे मोर डिमांड, मोर डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स,
और नीचे हम लेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होनी चाहिए, तो रिड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ हम लेंगे रिड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये कौन सा सप्लाई साइड से एक्सप्लेन कर रहा है, इसका जो समाधान है वो, और ये समाधान है वो यहाँ डिमांड साइड से कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, निर्धन देशों को इस निर्धनता के दुष्चक्र से छुटकारा पाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो उन निर्धन या अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये भी मैं बता देता हूँ कि अल्प विकसित या निर्धन देश है, उनमें थोड़े समय पहले जन्म दर ऊंची थी और मृत्यु दर भी ऊंची थी। जन्म दर भी ऊंची थी, मृत्यु दर भी ऊंची थी, और ये दोनों ऊंची होने के कारण उन देशों में जनसंख्या वृद्धि की कोई भी समस्या नहीं थी। परंतु जैसे जैसे विकसित देशों ने विकास किया और जो विकसित देशों की संस्थाएं हैं उनके विकास के कारण इन अल्प विकसित या गरीब देशों को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयाँ, मेडिकल सुविधा प्राप्त होने लगी, तथा इन देशों ने भी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। तो यहाँ मृत्यु दर है उसमें काफ़ी कमी आ गई, परंतु जन्म दर है वो इतनी कम नहीं हुई। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर का गैप बढ़ने के कारण इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई। तो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको कम करना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या समस्याएं पैदा करती है? जनसंख्या यदि कहीं बहुत ज़्यादा हो तो एक तो लोग बेरोजगार रहेंगे, दूसरा उनके शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं किया जा सकता। तो इस कारण जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना चाहिए। दूसरा जो काम करना है वो उत्पादन तकनीक में सुधार करना चाहिए। पिछड़ी तकनीकों के स्थान पर उन्हें अच्छी तकनीकें, वैज्ञानिक तकनीकें उपयोग में लानी चाहिए। तो यहाँ हमने इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लिया है। और तीसरा काम है बचत की दर को बढ़ाना चाहिए, हायर सेविंग। तो क्या होगा? हायर लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर। यदि हमारी बचत ऊंची होगी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड है, तो क्या होगा? इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के कारण हायर लेवल ऑफ कैपिटल वर्क पर वर्कर। एक तो तकनीक अच्छी हुई, बचत में वृद्धि हुई, तो पूंजी निर्माण बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बचत बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से पूंजी निर्माण बढ़ेगा, पूंजी निर्माण बढ़ा तो अब जितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं प्रति श्रमिक अधिक पूंजी मिलेगी, तो हायर लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर प्राप्त होगी। इस कारण हायर लेवल पर कैपिटल पर वर्कर मिलेगी तो उनकी उत्पादकता में सुधार होगा। दूसरी तरफ यदि प्रति श्रमिक को अधिक पूंजी प्राप्त हो रही है तो उसकी जो उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता, वो बढ़ेगी, और उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ने के कारण उसको जो साधन आय या मजदूरी मिलती है वो भी बढ़ेगी। ये उसकी मजदूरी बढ़ने के कारण मोर डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, वो और प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ाएगा, और प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ने के कारण आगे क्या होगा? प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होता है? उत्पादक जिन प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ रही है उनमें और ज़्यादा निवेश करेंगे और ज़्यादा पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण के कारण उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी और हायर पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से ये निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है।
अब इसको मैं आपको नक्शे के शब्दों में बताता हूँ। नक्शे के शब्द हैं, एक स्थिर व्यवस्था में शक्तियों का चक्रीय रूप से काम करना वास्तविकता है। यानी कि यदि हम इस दुष्चक्र से कोई छेड़खानी नहीं करें तो यह चक्रीय रूप से काम करता रहेगा, किंतु नक्शे कहते हैं कि सौभाग्य से यह चक्र अटूट नहीं है। यदि इसे एक बार किसी बिंदु पर तोड़ दिया जाता है तो यही वास्तविकता की संबंध चक्रीय है, विकास को संचयी बना देती है। इसलिए हमें इस चक्र को विषम कहने से संकोच करना चाहिए। यहाँ नक्शे क्या कहते हैं ये देखो, निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है ये देखो। पहले तो आय की दर, मैं आय को y से लिखूंगा। आय की दर या आय है वो कम होती है। आय कम होने के कारण एक और तो सेविंग कम होती है, दूसरी ओर डिमांड कम होती है। ये दोनों कम होने के कारण निवेश कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी निर्माण, उसकी दर कम रहेगी। इस कारण प्रोडक्टिविटी है वो कम रहेगी और प्रोडक्टिविटी कम रहने के कारण आगे फिर आय कम रहेगी और ये चक्कर यहाँ से फिर चलता रहता है। ये है निर्धनता का दुष्चक्र। परंतु नक्शे ने बताया कि ये जो चक्कर है, यदि हम इसे एक बार किसी बिंदु पर तोड़ दें और क्योंकि इसमें संबंध चक्रीय है, यदि इसे किसी बिंदु पर तोड़ दिया जाए तो विकास को संचयी बना देता है कि हमें इसे सभी बिंदुओं पर नहीं तोड़ना पड़ेगा। एक बिंदु पर तोड़ दें, मान लो हम बचत और मांग को बढ़ा दें तो क्या होगा, बचत बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, पूंजी निर्माण की दर बढ़ने से उत्पादकता में वृद्धि होगी, उत्पादकता बढ़ने से आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से फिर बचत और डिमांड अपने आप बढ़ेगी। तो इसका ये जो चक्रीय संबंध है वो यदि हम इसे एक बिंदु पर तोड़ देते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए एक फायदे का सौदा बन जाता है। तो इसलिए नक्शे ने कहा कि हमें इस चक्कर को विषम या दूषित या विशियस कहने से संकोच करना चाहिए, क्योंकि यह इसका चक्रीय रूप है। हमें यह एक विकल्प प्रदान करता है कि इसको एक ही बिंदु पर आपको तोड़ना है, सभी बिंदुओं पर नहीं तोड़ना। अब देखेंगे जो तीन चक्कर होते हैं, पूर्ति संबंधी दुष्चक्र, मांग संबंधी दुष्चक्र तथा तीसरा था पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र, उनका अलग अलग समाधान कैसे हम कर सकते हैं ये देखेंगे। तो पहले हम लेंगे पूर्ति संबंधी दुष्चक्र का समाधान। पूर्ति संबंधी दुष्चक्र का समाधान करने के लिए ये देखो सप्लाई साइड, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें बचत में वृद्धि करनी चाहिए, बचत की दर है उसको बढ़ाना चाहिए। परंतु अल्प विकसित देशों में क्या होता है, आय कम होती है, लोगों की आय कम होने के कारण जितनी भी आय है वो उपभोग कर ली जाती है, तो बचत के लिए कुछ नहीं बचता। तो निर्धन वर्ग कुछ बचत नहीं कर सकता और धनी वर्ग है वो उसकी जो अधिक आय है उसको उपभोग तथा विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देता है, वो भी पूंजी निर्माण के लिए बचत नहीं करता। तो इस कारण इन देशों की सरकारों को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे कि बचत में वृद्धि हो। जैसे जो यहाँ रीति रिवाज शादी विवाह है उस पर अपव्यय या शान शौकत की वस्तुओं पर जो अपव्यय किया जाता है उस व्यय को सरकार को कम करना चाहिए। इन देशों में ऐच्छिक बचतों की संभावनाएं नहीं हैं, सरकार को फोर्सफुली बचतें करवानी चाहिए। तो सरकार को अपनी राजकोषीय नीति में इस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए जिससे विलासिता की सामग्री पर अधिक कर लगा दिया जाए और जो कर प्रणाली है इसमें इस तरह के परिवर्तन किए जाएं कि उपभोग कम हो और बचत बढ़ जाए।
आय क्या होती है? आय को या तो उपभोग किया जाता है या बचत के रूप में रखा जाता है। ये उपभोग, ये है बचत, ये है आय। तो यदि सरकार उपभोग कम करेगी तो बचत अपने आप बढ़ जाएगी। तो सरकार को इन देशों में अनिवार्य जमा योजनाएं तथा अनिवार्य ऋण योजनाएं चलानी चाहिए। तो नक्शे ने इस तरह से एक और बताया कि इन देशों में छिपी हुई बेरोजगारी है, उसे भी हम बचत निर्माण में प्रयुक्त कर सकते हैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है, एक तो बचत में वृद्धि करनी चाहिए, दूसरा था उस बचत को निवेश किया जाना चाहिए। तो पूंजी निर्माण या निवेश में वृद्धि दूसरा इसका पॉइंट है। बचतों को एकत्रित करना ही काफ़ी नहीं है, इन बचतों को एकत्रित करके उत्पादक कार्यों में निवेश करना चाहिए। तो इसको निवेश किस तरह से करना चाहिए? विकास की दो योजनाएं होती हैं, अल्पकालीन विकास योजनाएं और दीर्घकालीन योजनाएं। अल्पकाल में वे योजनाएं आती हैं जिनमें हम निवेश करते हैं तो शीघ्र उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे कृषि में जो निवेश किया जाता है, कृषि क्षेत्र में या छोटे उद्योगों में, खाद, सिंचाई, कृषि अंतर उपभोक्ता पदार्थ है, उनमें निवेश किया जाता है तो उत्पादन जल्दी प्राप्त होता है। इससे क्या होगा? जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों को उचित मूल्य पर मिलेंगी तथा इससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। ये तो अल्पकालीन योजनाओं में निवेश हो गया। दूसरा दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं, जैसे इस्पात तथा रासायनिक पदार्थ और आधारभूत सुविधाएं, अन्य जो आधारभूत उद्योग हैं उनमें जो निवेश किया जाता है उसे दीर्घकालीन निवेश किया जाता है। और ये जो निवेश है भारी योजनाओं या दीर्घकालीन योजनाओं में, ये लंबे समय में प्रतिफल देता है। तो क्योंकि इन देशों के पास पूंजी की कमी है, बचत की कमी है, तो जो बचत इकट्ठी होती है उसे संतुलित तरीके से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं में निवेश करना चाहिए। और अल्प विकसित देशों के विकास के संबंध में एक इकोनॉमिस्ट हुए रोजेस्टीन रोडान, उन्होंने कहा कि अल्प विकसित देशों को सभी क्षेत्रों में एक बड़े धक्के के रूप में भारी मात्रा में निवेश करना चाहिए एक बार, जिससे कि ये इस दुष्चक्र से निकल सके। परंतु कुछ और अर्थशास्त्री हुए जैसे सिंगर, हर्समैन, फ्लेमिंग, उन्होंने कहा कि इन देशों के पास इतनी पूंजी की मात्रा नहीं होती कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश कर सकें। इसके लिए इन देशों को असंतुलित विकास की नीति अपनानी चाहिए। असंतुलित विकास की नीति वह होती है कि एक क्षेत्र में निवेश किया जाए तो एक क्षेत्र की जो वस्तुओं की पूर्ति तथा मांग है वो दूसरे क्षेत्र की मांग को अपने आप बढ़ा देगी, या एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को विकास करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दो थ्योरी चलती हैं, एक तो संतुलित विकास, सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाए, और एक असंतुलित विकास की केवल चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाए। ये हम जो डिटेल में हमारा चैप्टर है वो आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसका है दूसरा, मांग संबंधी दुष्चक्र का समाधान। अल्प विकसित देशों में क्या है कि मांग कम होती है। क्यों? क्योंकि इन देशों में लोगों की आय कम होती है, तो आय कम होगी तो वो वस्तुओं की मांग कम करेंगे, क्योंकि कम आय से कम ही वस्तुएं खरीद पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और मांग कम होगी तो बाजार का जो आकार है वो छोटा रहेगा। तो इन देशों में मांग पक्ष के समाधान के लिए बाजार का आकार है उसे विस्तृत करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, जिससे निवेशकर्ताओं को निवेश करने की प्रेरणा मिले। तो नक्शे ने इसके लिए कहा कि संतुलित विकास किया जाए। इस संतुलित विकास की कृषि, उद्योगों, व्यापार और संचार, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अधिक निवेश किया जाए, सभी क्षेत्रों में इकट्ठा निवेश किया जाए, ताकि एक क्षेत्र का जो निवेश है वो दूसरे क्षेत्र की मांग को बढ़ा सके और एक क्षेत्र के उत्पादन की मांग
दूसरा क्षेत्र कर सके। तो इस प्रकार नक्शे ने बताया कि मांग में वृद्धि होगी, बाजार के आकार का विस्तार होगा, इससे निवेश करने वाले लोगों की प्रेरणा बढ़ेगी। परंतु मैंने अभी आपको बताया कि हिर्समैन, सिंगर, फ्लेमिंग, इन अर्थशास्त्रियों ने संतुलित विकास की नीति को सही नहीं माना। इनके अनुसार असंतुलित विकास की नीति अधिक उपयोगी है। और अपने देश के भारत का एग्जाम्पल लें हम, तो यहाँ मांग बढ़ने की कोई समस्या नहीं है, मांग किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है। इन देशों में केवल और केवल एक बार मौद्रिक आय बढ़ानी चाहिए। तो यदि इन अपने देश में सरकार योजनात्मक विकास या सार्वजनिक निवेश में अधिक वृद्धि कर दे, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ा दे, तो मुद्रा की पूर्ति है वो बढ़ती है, इससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ेगी। मौद्रिक आय बढ़ने से वो मांग ज़्यादा करेंगे, इससे बाजार के आकार का विस्तार होगा। तीसरा जो चक्कर है वो है पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र का समाधान। अलग विकसित देशों में क्या है कि एक चक्कर होता है पिछड़ेपन का दुष्चक्र, यानी कि इन देशों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लोग पिछड़े हुए होते हैं। शिक्षा में पिछड़े हुए होने के कारण वो उन्नत तकनीकों तथा उन्नत मशीनों का संचालन नहीं कर सकते और स्वस्थ नहीं होने के कारण वो बीमार रहते हैं, उनकी कार्यकुशलता कम रहती है, इससे उत्पादकता कम रहेगी। उत्पादकता कम रहने के कारण आगे आय कम रहेगी। तो इन देशों में इसके लिए क्या है, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधीय ट्रेनिंग है, उनका विस्तार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में और निवेश बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जनता स्वस्थ रहे और उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त इन देशों में यातायात तथा संचार के साधन भी पिछड़ी अवस्था में होता है, तो इनमें भी निवेश बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हम तीनों दुष्चक्रों का समाधान कर सकते हैं। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। इसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या है वो देखेंगे। निर्धनता के दुष्चक्र की क्रिटिसिज्म ऑफ विशियस सर्कल। क्रिटिसिज्म ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। हिर्समैन, बायर तथा मिर्डल, इन्होंने इस दुष्चक्र की आलोचना की। पहली आलोचना है अनुभव की दृष्टि से गलत। इंपीरिकली रॉन्ग। ये जो दुष्चक्र है आलोचकों ने बताया कि ये अनुभव की दृष्टि से गलत है। कैसे कि इन आलोचकों के अनुसार संसार के जो अधिकतर देश हैं वो अल्प विकसित थे, उनमें आय का स्तर कम था। आय का स्तर कम होने के कारण बचत तथा मांग का स्तर कम था। तो यदि इस दुष्चक्र को सही माने तो ये देश कभी भी विकास नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए 1800 में हांगकांग देश है वो एक चट्टान का देश था और पिछड़ा हुआ देश था, परंतु आज इनमें इस देश में साधनों का अभाव था, परंतु फिर भी आज इस देश की गिनती विकसित देशों में होती है। तो यह अनुभव की दृष्टि से गलत है। सेकंड इसका है सरल व्याख्या। निर्धनता का दुष्चक्र है वो अल्प विकसित या पिछड़ेपन की सरल व्याख्या करता है। यह सिद्धांत बताता है कि कम आय तथा बचत का
जो स्तर है वो नीचा होने के कारण ये देश अल्प विकसित हैं, परंतु यह कई और जो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जैसे कुशल उद्यमी, प्रगतिशील संस्थाएं, सरकारी नीति तथा प्राकृतिक साधनों, इनकी अवहेलना करता है। तो ये सरल और सिंपल व्याख्या है कि ये कम आय तथा कम बचत को ही इस अल्प पिछड़ेपन का कारण मानता है, परंतु ये जो तत्व हैं कुशल उद्यमी, प्रगतिशील संस्थाएं और किसी देश के प्राकृतिक संसाधन, ये भी किसी देश के आर्थिक विकास के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट इसके में है बचत की आंशिक व्याख्या। बचत की आंशिक व्याख्या, ये जो निर्धनता का दुष्चक्र है, ये कहता है कि इन देशों में बचत का दर या बचत का स्तर है वो कम रहता है, और ये कम रहने के कारण आगे निवेश कम होगा, पूंजी निर्माण कम होगा, इससे आय कम होगी, फिर बचत कम होगी। परंतु अपने देश का उदाहरण ले तो यहाँ बचत की दर 24% है, जो कई विकसित देशों से भी आगे है। तो ये जो कहता है सिद्धांत, ये निर्धनता के जो देश है, निर्धन देश है, उनमें बचत की कम दर होती है और कम रहती है। इसको यह सिद्धांत मानता है कि इसके बढ़ने की संभावना नहीं है, कि क्योंकि कम बचत कम आय का परिणाम है, और कम आय कम बचत का परिणाम है या कारण है। तो कम आय तथा कम बचत एक दूसरे के कारण तथा परिणाम हैं, इसलिए जहां बचत कम होगी वहां आय बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। परंतु कुछ अल्प विकसित देश हैं, उन्होंने निर्धन होते हुए भी कई और तरीकों से अपनी बचत की दर को बढ़ा लिया, जिससे वो निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में सफल हो गए। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि इन देशों में बचत कम है, बचत कम होने का कारण आय कम है, आय कम होने के कारण बचत कम है, परंतु इन देशों ने कई तरह से बचत को बढ़ाकर भी विकास किया है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से गलत। नेक्स्ट इसकी जो ये जो सिद्धांत है नक्शे का, ये एनालिटिकली अनसाउंड है। क्यों? इस सिद्धांत की ये विशेषता कि आय के कम स्तर के फलस्वरूप आय की वृद्धि दर शून्य होती है, यानी कि जहां आय का कम स्तर होगा वहां आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। अर्थात निर्धनता सदैव गतिहीनता को जन्म देती है कि आय का कम स्तर है वो आय की वृद्धि दर को शून्य रखता है, परंतु यह सही नहीं है। आय का स्तर कम होने के कारण भी कई अन्य कारणों से आय की दर में वृद्धि हो सकती है, और आय की दर में वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाती है। नेक्स्ट इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो है गलत नीति निर्धारण। ये जो निर्धनता का दुष्चक्र है, ये इस दुष्चक्र के द्वारा निर्धारित नीतियां हैं, उनकी भी आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश, अल्प विकसित देश, अपना आर्थिक विकास तभी कर सकता है यदि वह बचत की दर को बढ़ाए, अपने देश में या विदेशी पूंजी आयात करे ताकि वहां पूंजी निर्माण बढ़ सके। परंतु बायर ने बताया कि एक देश जो बिना विदेशी सहायता के विकास नहीं कर सकता, वह विदेशी सहायता के द्वारा भी विकास नहीं कर सकता। तो इसके जो नीति निर्धारण है वो गलत हैं। चक्रीय प्रक्रिया की अवास्तविक मान्यता। नेक्स्ट इसका जो लास्ट क्रिटिसिज्म है वो है चक्रीय प्रक्रिया की अवास्तविक मान्यता।
यह सिद्धांत बताता है कि जो आर्थिक विकास के पिछड़ेपन के कारण है अलग विकसित देशों के, वो चक्रीय रूप से कार्य करते हैं, परंतु इस सिद्धांत की यह व्याख्या कि कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादकता, आगे कम आय, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और निर्धन देश निर्धन ही बना रहता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। आय के कम होते हुए भी कई और स्थितियों में या विभिन्न तत्वों में इस तरह के परिवर्तन होंगे जिससे निवेश में वृद्धि होगी। कि इसका उदाहरण हम देखें तो निर्धन जो अरब देश थे वो अति निर्धन थे, परंतु उन देशों में निर्धन होने के कारण उनमें जो आय का स्तर कम था, बचत का स्तर कम था, निवेश कम था और इस तरह से आय कम थी, परंतु इन देशों में पेट्रोल की खोज ने इन देशों को धनी बना दिया। तो और जर्मनी तथा जापान की विखंडित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो वहाँ के उद्यमियों की जो साहसिक कार्य तथा कार्यकुशलता है और सरकार की उचित नीतियां हैं, उसके कारण भी उन्होंने अपना आर्थिक विकास किया है। तो यह चक्रीय प्रक्रिया है वो सही नहीं है। और अब हम इसको संक्षेप में, निर्धनता का दुष्चक्र है वो तर्क, अनुभव एवं विश्लेषण की दृष्टि से अलग विकसितता की व्याख्या नहीं करता, और ये जो सिद्धांत है वो केवल इतना बताता है कि किसी देश के आर्थिक विकास में बचत तथा पूंजी निर्माण का महत्व होता है। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर था आपका 5th, ये कंप्लीट हुआ, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। थैंक यू।